नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर हैं। यहां जॉनसन के 2 दिवसीय भारत दौरे यात्रा का आज दूसरा दिन है और अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की अगवानी की, जिसके बाद बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हो सकती है। तो वहीं खास फोकस हिंद प्रशांत की स्थिति पर होगा। इन तमाम कार्यक्रमों के बाद रात को 10:30 बजे बोरिस जॉनसन दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को गुजरात दौरे के दौरान ब्रिटिश पीएम ने कहा था कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग रिश्ते हैं। हम दोनों लोकतंत्र हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। इस क्षेत्र की वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए ऐसा करना उचित है। हालांकि भारत और ब्रिटेन दोनों दुनिया भर के निरंकुशता के बारे में चिंता साझा करते हुए नजर आए। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हम साल के अंत तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार समझौता करने की उम्मीद जता रहे हैं। हमारे पास अपनी सुरक्षा और रक्षा के मसले पर साझेदारी को मजबूत करने का भी मौका है। और इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर डालेंगे जहां पर बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली में दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में पेड़ काटने से मना किए जाने पर दबंगों ने तमंचा तान दिया है। समेल का हरा भरा पेड़ काटने से मना किया जा रहा था, जिस पर दबंगों ने दबंगई दिखाई है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर भी दबंगों पर नहीं की गई अब तक कोई कार्रवाई। राजेंद्र प्रसाद ने सौंपा बरेली के आईजी को प्रार्थना पत्र। बेगमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी, और राजेंद्र प्रसाद पीलीभीत के थाना बीसलपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो कटाई हो रही थी पेड़ की, उसको लेकर दबंगों ने इस कटाई का विरोध करने वालों पर तमंचा साध दिया है। और वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक इस दबंग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि हरा भरा एक पेड़ काटने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया, जिस पर आसपास के लोगों ने जब इस कटान का विरोध किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दबंग तमंचा तान रहा है और ये बिल्कुल आग बबूला होता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। और इसी बीच जो ये मामला है संज्ञान में आया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा चुकी है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर में यहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से 10 टीमें गठित की गई और इस दौरान मॉक ड्रिल भी करवाई गई, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दिनेश चंद्र मिश्र और क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री प्रगति यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री अशोक कुमार पांडे और अन्य अधिकारी ड्रिल के दौरान मौजूद रहे हैं। तो वहीं कोल्ड स्टोरेज मालिक पर पिछले दिनों एक किसान ने कोल्ड स्टोरेज मालिक पर आलू खरीदने और उसका भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया था। तो वहीं अब आज आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपकर जिलाधिकारी आगरा से निष्पक्ष जांच करवाने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में ही एक किसान ने ओम प्रकाश वैजनाथ कोल्ड स्टोरेज के मालिक अवनीश कांत गुप्ता पर आलू खरीदने के बाद भुगतान न करने का आरोप लगाया था। इसमें किसान की ओर से संबंधित थाने का मामला भी यहां पर दर्ज किया गया, लेकिन कोल्ड स्टोरेज संचालक और आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने अब जिलाधिकारी आगरा को किसान द्वारा उक्त आलू की फसल के संबंध में किए गए भुगतान के सभी साक्ष्य दिखाते हुए जिलाधिकारी आगरा से ये मांग की है कि कई बार किसानों को आलू निकालने के लिए जो रसीद किसानों को दी जाती है, वो रसीद किसान आलू निकालते समय नहीं लेकर आ पाते और हम कोल्ड स्टोरेज संचालक उनको आलू निकाल कर दे देते हैं। समस्या रहती है कि कभी कभी किसान शीतगृह पर आमद रसीद नहीं दे जाता है, फिर उसके बाद वो शीतगृह में
उस आमद रसीद को लेकर के कहीं ना कहीं प्राथमिकी दर्ज कराता है, रिपोर्ट करता है और शीघ्र कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मालिक हैं, उनको परेशान करने का कार्य करता है। उस सिलसिले में यहाँ बात की है जिलाधिकारी महोदय से और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस परिप्रेक्ष्य में आपके जो भी सुझाव हैं, आप अपने सुझाव दें और जो डीएचओ हैं उनसे जाकर के मिलें, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन अवश्य निकालेंगे जिससे आगामी होने वाले वर्षों में ऐसी कोई परिस्थिति। और इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर राजस्थान में अलवर में 300 साल पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पर 300 साल पुराना मंदिर अलवर में तोड़ दिया गया है। 300 साल पुराना ये शिव मंदिर है जिसे तोड़ा गया है और अब बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर यह आरोप लगाया कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ा गया है। बीजेपी की एक टीम भी इस वक्त अलवर के लिए रवाना हो चुकी है। सतीश पुनिया अलवर पहुंचेंगे और सरकार की नीयत यहां पर साफ आ रही है। सतीश पुनिया की तरफ से यहां पर बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि अलवर में एक मंदिर तोड़ने पर अब एक नई सियासत यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार बयानबाजी की जा रही है और यहां पर बीजेपी की एक टीम भी अलवर के लिए रवाना हो चुकी है। इसी बीच सतीश पुनिया की तरफ से बयान सामने आया है कि सरकार की नीयत यहां पर साफ नजर आ रही है और यहां पर विकास के नाम पर जानबूझकर एक 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें राजस्थान के लिए बीजेपी की एक टीम भी रवाना हो चुकी है। इस टीम के साथ साथ सतीश पुनिया भी अलवर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग अब 2 महीने होने जा रहे हैं। इन 2 महीनों के दौरान रूस ने यूक्रेन पर करीब 700 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों ने यूक्रेन को काफी हद तक तबाह कर दिया है। फिलहाल रूस की सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में घुस चुकी है और एक तरफ जहां पर युद्ध में यूक्रेन के हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में प्रवासी की तरह रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम के कई देशों द्वारा रूस पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के बीच रूस ने आगे बढ़कर बुधवार को अपनी नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को उसका परीक्षण किया है और इसके साथ ही ये बेहद खतरनाक और विध्वंसकारी मिसाइल बताई जा रही है। आपको बता दें कि मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति ने इस मिसाइल को टेस्ट किया है और मिसाइल की टेस्टिंग पर कहा कि यह परीक्षण अब रूस के दुश्मनों को 2 बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आपको बता दें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को बहुत ही खतरनाक और विध्वंसकारी मिसाइल माना जा रहा है। इस मिसाइल के ऊपर 10 या उससे ज्यादा वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं और यहां तक कि इतना ही ताकतवर मिसाइल से बताया जा रहा है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार लेकर भी जा सकती है। अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण की स्थिति पर, जहां दुनिया भर में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी तक जारी है। भारत में भी बीते कुछ दिनों में अब कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। मामलों में करीब 15% का उछाल देखा जा रहा है और गुरुवार को पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2300 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या अब 13,433 पहुंच गई। 11 अप्रैल से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा एक बार फिर से ऊपर की ओर बढ़ता दिखाई दिया। राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत भी अब तक 187.07 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं रिकवरी रेट 98.76% रहा। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब स्कूलों को एक बार फिर से खोलने के बाद कई बच्चों और शिक्षकों में कोरोना के लक्षण मिलने लगे हैं। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन के साथ साथ अब अभिभावकों की भी चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के तमाम शहरों में बच्चों में कोरोना संक्रमण के केसेस लगातार मिल रहे हैं। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा और बुलडोजर चलाए जाने के बाद सियासत तेज होती दिख रही है। आज एक तरफ जहां टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर पहुंचेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी पहुंच रहा है। इसी बीच जहांगीरपुरी के कुशल चौर पर
विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को भी रोक दिया गया। वीएचपी के नेता गलियों में जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई तो दूसरी ही तरफ सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। जहांगीरपुरी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के मंत्रिमंडल ने पुलिस की तरफ से आगे जाने से रोकने पर नाराजगी जता दी है। उन्होंने कहा है कि यहां पर 150 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मिलने आए हैं, लेकिन हमें डीसीपी की तरफ से यह अनुरोध किया गया है कि सिर्फ 5 लोग ही मिलने जाएंगे। उसके बाद हम 5 लोग आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पीड़ित लोगों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हमारा ये मानना है कि जो कुछ 16 यहां पर हुआ है वो घटना जलियांवाला बाग की तरह है, जहां ब्रिटिश की तरफ से घेर कर गोलियां चलाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग त्योहार मना रहे थे उनके ऊपर भी हमले किए गए। ये सब एक साजिश थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी वहां पर हिंसा प्रभावित लोगों के साथ मिलने नहीं दिया गया था। इधर जहांगीरपुरी में आज सियासी दलों के नेताओं के दौरे से पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसी बीच जामा मस्जिद की अपील की गई है कि हालात को देखते हुए मस्जिद से जुम्मे की नमाज में बच्चों को ना लेकर जाएं। तो वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें जो भी भूमिका दी जाएगी उस पर निष्ठापूर्वक काम किया जाएगा। फिलहाल सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं है। सचिन पायलट ने कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात भी की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में राजस्थान 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति और उसमें सचिन पायलट की भूमिका को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की रणनीति और उसके चेहरे को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही करना है। पायलट ने यह भी कहा कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलते जाने की परंपरा को पार्टी तोड़ना चाहती है और राज्य में पार्टी की सभी नेताओं को इसी लक्ष्य के साथ काम करना होगा। माना यह भी जा रहा है कि पायलट ने सोनिया गांधी को राज्य में कांग्रेस राजनीति से जुड़े सभी पहलुओं से अवगत कराया। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि 2 साल पहले राज्य के लिए कांग्रेस की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद कई कदम सही दिशा में उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी की बातों के मुताबिक ही काम करना है और संगठित होकर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है। राज्य में दोबारा एक बार सरकार बनानी है। हालांकि सचिन पायलट ने प्रशांत किशोर को लेकर आ रही खबरों पर बार-बार सवाल किए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर चारा घोटाले से जुड़ी आपको बता दें यहां पर कि चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड स्थित जोरांडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा पाए लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से यह जमानत दी गई है। मामला डोरांडा ट्रेजरी मामले से संबंधित है, जिसमें उन्हें 21 फरवरी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव को इस जमानत मिलने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार ने ये कहा है कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला है। इसके अलावा लालू प्रसाद के यादव को उनके वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि अदालत 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। हम लंबी लड़ाई जीते हैं और अब जब सुनवाई होगी तब ही देखा जाएगा। और यूक्रेन जंग के चलते रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों का असर भारतीय मूल के बिजनेसमैन पर भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि खुद भारतीय मूल के लोगों का यह कहना है कि थोड़ी बहुत महंगाई के अलावा अभी तक इन पाबंदियों का खास असर आम आदमी पर नहीं पड़ा। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के दौरान ये मामला भी सामने आया, जहां पर कई बिजनेसमैन जैसे कि रामचंद्र माधवन से इस मामला सामने आया कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहने वाले माधवन चाय के बिजनेसमैन हैं। करीब 45 साल पहले माधवन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रशिया आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। उस वक्त रूस सोवियत संघ का हिस्सा था और दुनिया की महाशक्ति समझा जाता था, लेकिन खुद उन्होंने सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन यानी कि सोवियत संघ का अलग अलग देशों में टूटना और बिखरना भी देखा। वो दौर भी देखा था जब सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस में खाने पीने की चीजों के लिए लूट खसोट होती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल पलट हो चुकी हैं। रूस अब एक संपन्न देश है। चारों तरफ खुशहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शहरों में बड़े बड़े लाइफस्टाइल शोरूम और मॉल्स खुल चुके हैं। हथियारों को लेकर साइबर और स्पेस तक में रशिया बेहद तरीका
अपना चुका है और करीब 2 महीने पहले ही यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुए इस युद्ध में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से माधवन इतना परेशान और चिंतित नजर आए हैं। हालांकि युद्ध के शुरुआती दिनों में उनके बिजनेस पर असर जरूर पड़ा था और वो बताते हैं कि रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाते ही उनके चाय कारोबार पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है। माधवन ने यह भी कहा कि भारत से रूस में चाय आयात करते हैं वो, और चाय तो भारत से लगातार आ रही है, लेकिन जिन देशों से पैकिंग का मटेरियल आता था उन्होंने उस पर रोक लगा दी है, जिसके चलते उनके व्यापार पर थोड़ा असर पड़ा है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि रूस इन पाबंदियों से बेहद तेजी से बाहर आ गया है और चाय की पैकिंग का मटेरियल अब रूस में ही बनना शुरू हो गया। माधवन के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से रोजमर्रा की चीजें थोड़ी महंगी जरूर हुई हैं, लेकिन उनके मुताबिक शुरुआत में सुपरमार्केट और बाजारों में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई थी। उनके मुताबिक इसलिए ये किल्लत हुई थी क्योंकि लोगों ने खाने पीने की चीजों को स्टोर करना शुरू किया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। सुपरमार्केट में कोई भी लाइन लगाए नहीं खड़ा है और भीड़ बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। एटीएम तक में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। माधवन के मुताबिक बड़े ब्रांड और पश्चिमी देशों की एमएनसी कंपनियों के रूस को छोड़कर जाने से नौजवानों को नौकरियां जरूर जा सकती हैं, लेकिन उनका मानना है कि 2 महीने पहले जिस तरह रूस की करेंसी डॉलर और यूरो के मुकाबले गिरी थी, अब वो फिर से एक बार मजबूत और स्थिर हालात में आ चुकी है।